Students, welcome back to the session of class 12th physics session. Students, today we will cover our most important 2 marks question as well as 3 marks question for your board exam. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, ये है स्टेट द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर टू लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती है, ये बच्चों एक सिंगल सोर्स से एमिट होनी चाहिए, ओके। और टू सोर्सेज शुड गिव द मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो पाथ डिफरेंस है लाइट वेव्स का फ्रॉम टू सोर्सेज दैट शुड बी वेरी स्मॉल, ओके। स्नेल्स लॉ आपको आता होगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब यहाँ पे होता है कि म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में लाइट जानी है और जिस मीडियम से आनी है उसको ऊपर लिखना है और जिस मीडियम में जानी है उसको नीचे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद टू लेंसेज हैं जिनकी पावर गिवन है, एक की 15 डायोप्टर है, दूसरे की -5 है। दोनों को आपने कांटेक्ट में रख दिया एक दूसरे के, ठीक है। तो जो 15 वाला है ये पॉजिटिव होगी तो कन्वेक्स होगा, दूसरा जो है वो कनकेव लेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, बच्चों फोकल लेंथ ऐड हो जाती है, ओके। मतलब पहले तो पावर दी हुई है, पावर आप ऐड कर दोगे और पावर ऐड करने के बाद जो टोटल पावर है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, सेंटीमीटर में निकालने के लिए ऊपर 100 ये फार्मूला आप यूज करोगे, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर रूट 3, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज। अगर वो पोलराइज कर जाए तो यहाँ पे ब्रेविस्टर लॉ आपने लगाना है, tan IP इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो बट IP जो है वहाँ पे इंसिडेंट आई एंगल के इक्वल होगा, इट मीन्स आपने यहाँ से एंगल निकाल लिया, इंसिडेंस एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। आगे बच्चों ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम है, इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये छोटा होगा, आई लेंस जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। और जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा किसका, यहाँ पे ये वाली ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जो इस स्मॉल ऑब्जेक्ट का क्या था, इमेज था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो आई पीस है ये बड़ा होता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बड़ा होता है और आई पीस जो है वो छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनाना है, ये थोड़ा सा गलत है। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला याद रखना है, बीटा अपॉन अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 इज इमर्स इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या आप कन्वेक्स लेंस को कनकेव लेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बच्चों बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर आप कन्वेक्स लेंस जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए और जिस भी लिक्विड में आप उसको इमर्स कर रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए। ये लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला लगा के यहाँ पे μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ओके, आ रही है, ठीक है। अगर अगर जो लेंस है कन्वेक्स लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और लिक्विड जिसमें इमर्स कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये सारा फैक्टर जो है लेस देन 1 बन गया, लेस देन वन ये फैक्टर बनेगा और वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, डाइवर्जिंग लेंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि कन्वेक्स लेंस को क्या हम कनकेव बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आगे है बच्चों, डायमंड क्यों स्पार्क करता है, क्योंकि उसमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल जो है इसका 24.4 डिग्री आएगा जो कि बहुत स्मॉल है। जैसे ही लाइट इसमें इस एंगल पे फॉल करेगी, जहाँ इससे ज्यादा एंगल पे फॉल करती है तो अंदर अंदर क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फिर वो डायमंड जो है स्पार्क यानी कि चमकता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें आपने क्या, दो टूरमालाइन क्रिस्टल रख लेने हैं, दोनों को पैरेलल रखना है इस तरीके से। पहले आपके पास अनपोलराइज लाइट होगी जिसको आप कैसे शो करोगे, ऐसे ऊपर और ये डॉट्स के साथ, ठीक है। ये अनपोलराइज लाइट है, जैसे ही ये पास होगी फर्स्ट टूरमालाइन प्लेन में तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये पोलराइज हो जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी। अब अगर आप एक और टूरमालाइन क्रिस्टल जो कि इसके पैरेलल रखते हो तो वहां पे वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है आपको दिखाई देगी। पोलराइज लाइट का मतलब होता है कि जिसकी वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस सेकंड वाले टूरमालाइन
प्रिज्म या क्रिस्टल को, ठीक है, क्रिस्टल ही है, तो क्रिस्टल को आपने ऐसे रोटेट कर देना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर को लाइट दिखाई नहीं देगी। जिसका मतलब है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, वो आपको पता है वो क्या है, दे कैन पास थ्रू द स्लिट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिएंटेशन, लेकिन ट्रांसवर्स जो है वो पास नहीं करती हैं, इसीलिए ये नेचर कौन सी है, ट्रांसवर्स नेचर है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पोलराइड्स। पोलराइड आपको पता है क्या होते हैं, जो लाइट को पोलराइज करने के लिए यूज किया जाता है, पोलराइजिंग मटेरियल, ठीक है, बाकी इसके यूजेस दिए हुए हैं वो आप देख लो यहाँ से। ओके, नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ओके, तो पावर इज इक्वल टू 1/f। एफ यहाँ पे क्या होगी, फोकल लेंथ। अब आपको यहाँ पे बच्चों पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस याद रखना कि पॉजिटिव होती है, और फोकल लेंथ क्योंकि उसकी क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। और दूसरी बात है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस नेगेटिव होगी और उसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेंस मेकर फार्मूला से अब आपने पावर को डिफाइन करना है एक्चुअल में, ठीक है, तो 1/f μ2/μ1 - 1 जैसे फार्मूला लगाया तो पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पावर के इक्वल है, इट मींस ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। अब μ2/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, तो अब आउटसाइड अगर एयर है तो उसको μ1 को हम 1 मान लेते हैं और μ2 को हम म्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे ये वैल्यू आपका फार्मूला आएगा पावर का। ओके, उसके बाद आगे है कन्वेक्स लेंस जिसकी पावर जो है पॉजिटिव है, कनकेव की क्या यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये मतलब फाइनल आपका रिजल्ट बन गया है। अब आपने यहाँ से यूनिट बताने हैं कि यूनिट क्या होंगे बच्चों। यूनिट देखिए डायप्टर होते हैं, ठीक है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर जो है 1/1m यानी कि मीटर इनवर्स में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय ओपेइंग ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये आपने बताना है। तो बच्चों ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी वे से है, ठीक है। एम्पलीट्यूड्स आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है जो एम्पलीट्यूड होते हैं उसके डायरेक्ट रिलेशन में आता है, ठीक है। तो कंबाइंड इंटेंसिटी बिफोर इंटरफेरेंस दोनों को ऐड कर दिया, और मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस, ठीक है। इंटेंसिटी जो है जो इंटरफेरेंस होगी अगर कंस्ट्रक्टिव होगी तो ऐड हो जानी है, डिस्ट्रक्टिव होगी तो आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि फार्मूला जो a - b का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आपको सीधा एवरेज पे हम एवरेज मतलब आपने मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेनी है, उसके बाद आपने उसका एवरेज निकालना है। जैसे आप निकालोगे तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एवरेज इंटेंसिटी इन बोथ केसेस इज a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर आप कंबाइंड इंटेंसिटी बिफोर इंटरफेरेंस निकालते हो वो भी सेम आ रही है, और आफ्टर इंटरफेरेंस वो निकाल रहे हो, ठीक है। एवरेज इंटेंसिटी दोनों केसेस में सेम आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आगे बच्चों ये न्यूमेरिकल है कि दो स्लिट है, विड्थ दोनों स्लिट की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 1/25 है। आपने रिड्यूस करनी है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो W1 डिवाइड बाय W2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू निकालो, अब मैक्सिमम मिनिमम का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, A2 के साथ दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, A1 अपॉन A2 आपको गिवन है वो वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है कंबाइंड लेंस इज मेड ऑफ कन्वेक्स लेंस, पावर दी हुई है, एंड कन्वेक्स लेंस जिसकी पावर आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर है हाइट की है, जो कि इस दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के सामने रखी है। डिस्टेंस यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो पावर P1 प्लस P2 दोनों को ऐड कर देना है, तो फोकल लेंथ जो है 1/5 जो आएगा 20 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से V निकाल लेना है, उसके बाद मैग्निफिकेशन का फार्मूला I/O या फिर H2/H1, ठीक है। ये फार्मूला लगा के आप यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर जो है निकाल लोगे। अब आपसे मैग्निफिकेशन क्योंकि नेगेटिव आई है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, साइज इसका 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने निकाल लेना है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, आपको एंगल गिवन है, एंगल को पहले रेडियन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। उसके बाद फार्मूला लगा के यहाँ से स्मॉल डी निकालना है। स्मॉल डी क्या होता है,
स्मॉल डी स्पेसिंग होती है दो स्लिट के बीच में, ठीक है। और कैपिटल डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, ओके। तो ये आप निकाल लेना, ओके जी। नेक्स्ट इज ए पिन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज बीइंग व्यूड 9 सेंटीमीटर थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। लेंस क्लोज टू द आईज, ये भी बच्चों अगेन मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, ओके। मैं इस न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए वैसे तो, बट बच्चों के दिमाग में होता है कि न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, थ्योरी पार्ट हमने कर ही लेना है, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन आपको आता होगा, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना निकलता है, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना के कारण मिराज फॉर्मेशन होती है, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन, ये आपको पता चल ही गया है। आगे बच्चे एक प्रिज्म है जिसमें 2 डिग्री एंगल है, 1 डिग्री डेविएशन मिल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बताना है मटेरियल का। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। तो डेल्टा 1 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, म्यू, ये फार्मूला लगाओ, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लो, ओके जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लेना है। ये क्या है कि अर्थ की सरफेस, अर्थ का सरफेस कैसा अपीयर होगा फिश को, जब पर्सन है कोई भी वो पानी के अंदर है। तो बच्चों ये 97 पे ऑलमोस्ट टिल्टेड होता है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इसको देख लेना। आगे बच्चों न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल हमने कर ही लिया है, सेम वही न्यूमेरिकल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। नेक्स्ट ड्रॉ द रे डायग्राम, ये बच्चों न्यूटन टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, एक कनकेव मिरर होता है, लाइट जो है पैरेलल बीम जो है फॉल करता है, अपने एक प्लेन मिरर रख देना है और ऑलमोस्ट 40 डिग्री एंगल पे, और ये आपका आई पीस होता है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। हाइगन प्रिंसिपल में मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, ये अजम्पशंस होती हैं। उसके बाद हाइगन प्रिंसिपल करता क्या है, ये बच्चों सेकेंडरी वेवलेट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसा ही सोर्स होगा आपके पास वैसा ही सेकेंडरी वेवलेट जो है बनेगा। आपने ऐसे सर्कल लगा लेने होते हैं, ठीक है। नो नेक्स्ट है, ये प्रीसीडिंग हो गया, ये सक्सीडिंग हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों न्यूक्लियर फोर्सेस के बेसिस पे है। न्यूक्लियर फोर्सेस आपको पता होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती हैं, ठीक है। नेचर इनकी याद रखना है, प्रॉपर्टीज इनकी याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं, इंडिपेंडेंट फोर्स हैं, स्पिन डिपेंडेंट है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं और डिस्टेंस के साथ वेरी करती हैं, ठीक है। आगे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर साइज क्या होता है। न्यूक्लियर साइज बच्चों वॉल्यूम को ही बोल देते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो यहाँ से आर क्यूब जो है ए के इक्वल आ गया, ओके। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 1/3। प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाओगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। अब आपने यहाँ पे जो आर नॉट है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ए जो है वो बच्चों मास नंबर होता है, जितना मास नंबर ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियर रेडियस जो है बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ऑल न्यूक्लियर इज नॉट इन द सेम साइज, साइज वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो न्यूक्लियर साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो सभी के लिए डिफरेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर डेंसिटी, ये न्यूक्लियर डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही बनते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, ठीक है। इसको अभी आपने डेंसिटी का फार्मूला लगा के जैसे निकालोगे इसमें कोई भी टर्म नहीं आएगी, सिंपल इंडिपेंडेंट है ये मास नंबर के, ठीक है। तो ये सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएमयू क्या होता है, 1/6 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का मास निकाल लेना है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg ये वैल्यू आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको पता होना चाहिए और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जहाँ फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, डिस्टेंस अपार्ट करने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट करना है तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो व्हाई डू ऑल इलेक्ट्रॉन एमिटेड ड्यूरिंग द बीटा डीके नॉट हैव सेम एनर्जी, तो इसका रीजन क्या होता है, पॉली ने ये सजेस्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल जो है डिसइंटीग्रेशन अनदर पार्टिकल
is subjected to beta particle disintegration, another particle neutrino was simultaneously emitted along with the beta formation. ठीक है, जहाँ बीटा पार्टिकल के साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, अनदर न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है साइमल्टेनियसली एमिट कर रहे थे। तो न्यूट्रिनो को भी फंडामेंटल पार्टिकल माना गया, जिसका जीरो चार्ज है, जीरो रेस्ट मास है, ठीक है, स्पिन जो है 1/2 h/2 है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अंडर द न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस ईच बीटा पार्टिकल इज अकम्पेनिड बाय द डिस्क्रीट एनर्जी विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंड पॉइंट एनर्जी इन द कॉन्टिन्यूअस बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये आप लोग अब पॉली ने जो एंटी न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस एनर्जी रेंज फ्रॉम द बीटा पार्टिकल स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसीलिए उसने बोला कि जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं बीटा डी के, दे डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। ठीक है, तो ये आप पूरा रीड कर लेना, मैं थ्योरी पार्ट पे अब सारा नहीं, यहाँ पे आप बोलोगे कि बुक रीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। उसके बाद कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की है। ठीक है, ये बच्चों मास डिफेक्ट का फार्मूला लगा के आपने न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, मास डिफेक्ट Z इज इक्वल टू 56 A माइनस Z इक्वल टू, ये पहले आपने निकाल लेना है, न्यूट्रॉन और प्रोटोन का मास। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास आपको पता है, बाइंडिंग एनर्जी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ओके, तो आपको जो मास गिवन भी होगा यहाँ पे, ठीक है, 55 पॉइंट समथिंग, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है आयरन का, उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 56 से डिवाइड कर देना है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व है, ये बच्चों आयरन के लिए मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये डिक्रीज करती है, पहले ये इंक्रीज करेगी। तो जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ से आप स्टेबल न्यूक्लियाई को डिटेक्ट कर सकते हो। जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास जो है वो बच्चों यहाँ पे ग्राफ, फाइंड दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर दैट द लाइट एंड हैवियर न्यूक्लियर इज लाइट एंड लाइटर एंड हैवियर न्यूक्लियर आर लेस स्टेबल। जितने भी छोटे न्यूक्लियाई हैं और बड़े न्यूक्लियाई हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, आयरन जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है, यानी कि 56 से मास जिनका कम होगा, ठीक है, वो स्टेबल न्यूक्लियाई है, और उसके बाद फिर जो है वो 200 वाली रेंज में वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने कर लेना है अच्छे से। उसके बाद बच्चों ये बस बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर r/5 4 आ जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप मिनिमम वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। देखिए ये है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालोगे, इसमें जो फर्स्ट लेवल है वो 2 होगा, और सेकंड लेवल जहां से लाइट एमिट होनी है वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, दिस इज फॉर द केस ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर लॉन्गेस्ट आ गई, लॉन्गेस्ट जैसे कि बाल्मर रीजन में आ गई, तो बाल्मर में Ni जो है वो 1 ही रहेगा, लेकिन N2 फाइनल लेवल जहां से उसने इलेक्ट्रॉन एमिट करना है वो थर्ड लेवल होगा। ठीक है, ये होगा शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए। ठीक है, आगे बच्चों न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस है, ये भी कर लेना है। आगे रदरफोर्ड के कंक्लूजन है, आपको पता है रदरफोर्ड ने क्या बोला था, वो आता ही होगा +1 में भी, अल्फा पार्टिकल्स जो है स्कैटर्ड है, और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो एटम से पास कर रहे हैं, सीधे ही निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है वो स्ट्रेट बैक, बहुत 20,000 में से एक पार्टिकल है जो अब वापस जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एम्प्टी इन एन एटम, तो यही उसने बोला था। उसके बाद बोफर का बच्चों ये वाला पॉस्टुलेट यूज करते हुए अपनी एनर्जी का फार्मूला निकालना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लगेंगी, दोनों को बैलेंस करके आपने रेडियस की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर उसके बाद एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ के फिर निकालना है, जो कि एन स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्स रिलेशन में। जितना एन ज्यादा होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जैसे ही आप न्यूक्लियस से अवे जाते हो तो एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ओके, इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जी कितनी होती है, 0। ठीक है, इनफाइनाइट जीरो एनर्जी पे 0 होगी, क्योंकि 1/इंफिनिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो
इन्फाइनाइट लेवल पे एनर्जी कम है, ठीक है। जैसे ही आप न्यूक्लियस जो है वो ऊपर से नीचे को आएगा, रेडिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। एनर्जी डिक्रीज का मतलब नेगेटिव से अब, और जीरो से अब नेगेटिव में जाएगी फिर, ठीक है। आगे रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है, पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, ये हो जाएंगे, ये इजी क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रल लाइन, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ये याद रखना है। N1 N2 जो मैंने फार्मूला, रेडबर्ग फार्मूला होता है, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना है जी। ये आते हैं क्वेश्चन आगे बच्चों। पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जुड़ता है तो वहां पे डिप्लीशन लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, और इसको हम पीएन जंक्शन डायोड बोल देते हैं, ठीक है। तो डोपिंग आपको पता ही है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर हम उसको डोप करते हैं। डोपिंग दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक पेंटावेलेंट जिसके साथ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, दूसरा ट्राइवेलेंट जिसके साथ पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। कंडीशन आपको मेथड और डोपिंग का पता चल ही गया, ठीक है। आगे बच्चों ये न्यूमेरिकल है, ठीक, ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। आगे बच्चों एडवांटेजेस हैं सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस कंपेयर्ड विद द वैक्यूम ट्यूब्स, ये भी अच्छे से कर लेना। एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, रेक्टिफिकेशन क्या होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो टाइप के रहते हैं बच्चों, अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है तो एक डायोड लगेगा, और अगर फुल वेव बनाना है तो फिर दो डायोड लगेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का यहाँ पे केस होता है, ओके। तो एक टाइम पे फॉरवर्ड बाइस है तो दूसरे टाइम पे वो क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग शो करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है वर्किंग इसकी, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना है। ये पी टाइप और एन टाइप की सेमीकंडक्टर की जो है टाइप्स बताई हुई हैं इस वहाँ पे, ठीक है। मतलब आपने ये बनाना है पेपर में, अगर इंडियम डालते हो तो वहाँ पे होल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर शो करेगा, ठीक है, बनाएगा। अगर आप आर्सेनिक की इम्प्योरिटी जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन के क्रिस्टल में डालते हो तो फिर वहाँ पे डोनर जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग आपको पता चली गया। इसका ग्राफ अब आप लोगों ने याद रखना है। फॉरवर्ड का मतलब है जैसे आपने पी को पी के साथ जोड़ा है, पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और नेगेटिव को एन टाइप सेमीकंडक्टर के एन टर्मिनल, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका एन टर्मिनल के साथ जोड़ा है, ठीक है। एन का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे ये वाली वोल्टेज होती है, ये नी वोल्टेज होती है, और ये वाली वोल्टेज कम ही होती है, मतलब फॉरवर्ड बायस में कम ही वोल्टेज पे ज्यादा करंट ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो रिवर्स वाइसिंग होती है, रिवर्स वाइसिंग में बच्चों ऐसा नहीं होता, उसमें उसमें ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। और जो वैल्यू होती है ये 2 -2 -4 -6 ऐसे जाती है, यहाँ पे 0.2 0.4 0.6 ऐसे होती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है जरूर। उसके बाद मेटल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कल वाला जो लेक्चर था उसमें हमने ये 3 चैप्टर करे थे, ये अब दोबारा देख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अच्छे से कर लेना, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद ये न्यूमेरिकल ओम्स लॉ डिडक्ट करना, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो पहले वाले इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। किरचॉफ लॉ अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आई के साथ रिलेशन, ओके। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है इसका एक्सप्रेशन, ये भी अच्छे से कर लेना, ओके। उसके बाद ये न्यूमेरिकल, ये वाली वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल, इसका मैंने आपको सिंपल सा वे बताया था, r डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम उसी वे से न्यूमेरिकल करना है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की कभी चेंज नहीं करती अगर नेचर सेम है तो, ठीक है। ये ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी टॉर्क वाला, ओके। और ये वाला बी आई एल वाला भी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ, ओके जी। और उसके बाद ये एलिमेंट्स, ठीक है। टेस्ला क्या होता है, न्यूमेरिकल इसके ये भी पेपर में आएंगे, ठीक है, ये भी चांसेस हैं पेपर में आने के, ओके। तो ये न्यूमेरिकल स्क्योरिंग होते हैं, अब आपने देखना है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ गया क्यूरीज लॉ, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छे से करना है। एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बच्चों आ गया आपका बायड सैवर्ट लॉ, बायड सैवर्ट लॉ भी अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आ गया आपके एसी पावर वाला, इंडक्टर वाला, ठीक है। इंडक्टर में आपने जो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जनरेटर का, जहाँ फिर इसमें से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ओके, बड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी तो चलो आने ही है, ठीक है। और एलसीआर सर्किट, ठीक है, एसी पावर अच्छे से कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट इज बस यही है, ठीक है। तो सारा बच्चों अभी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कवर हो गए, इसी में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।